शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके अवश्य जाया करें क्योंकि सारी जानकारी आपको यहाँ से ऑथेंटिक मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डफर्स डी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है लगातार आप सभी को ऑनलाइन डफर्स डी चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। उसी क्रम में पीईटी को लेकर बात करेंगे, साथ ही 69,000 के बारे में और साथ ही टीईटी शिक्षा मित्रों के लिए पत्र लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ज्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको बहुत सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी काफी लंबे समय से परेशान है और यूपीडब्ल्यूएससी के खिलाफ जो मोर्चा है वो खोल दिया है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि कल की तारीख के अंदर यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से कुछ पुरानी भर्तियों का संभावित कैलेंडर भी देखने के लिए मिला और इसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि आगामी समय के अंदर जैसा कि चेयरमैन के माध्यम से कहा जा रहा है कि भाई पीईटी को लेकर भी आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं अगर उस दिशा में कार्य किया जाएगा तो अभ्यर्थी को और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो इतनी भर्तियां काफी लंबे समय से लटकी हैं उनका भी रास्ता यहाँ से साफ हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे अगर बात की यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से नोटिस जारी हुआ है तो उसी को लेकर दोस्तों आप सभी को यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर तमाम जो जानकारी है वो यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से दी गई। उसी क्रम में ऊपर आप सभी देख पाए कि कोविड-19 की महामारी के बीच में कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से उनका कहना है कि बहुत सारे जो कार्य वो किए गए, लेकिन छात्रों का कहना है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। तो संक्षिप्त उपलब्धियां आप सभी के सामने आ जाती, लेकिन सच देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या फिर अगर बात की इस बोर्ड के माध्यम से सिर्फ अभ्यर्थियों को परेशान ही किया गया। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है, बहुत सारी भर्तियों के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। साथ में सबसे नीचे महत्वपूर्ण चीज देखने के लिए मिल जाती है कि आयोग के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले चयन हेतु चयन प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए यहाँ पे द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाया जाना प्रस्तावित है। मतलब उनका कहना है कि आगामी समय के अंदर नई भर्तियों के लिए पीईटी को लेकर जो कार्य वो जारी है, कोविड-19 की महामारी के बीच में आयोग के माध्यम से सारे के सारे जो कार्य वो किए गए हैं, लेकिन ऐसे में उनके माध्यम से ये भी कहा गया है कि यहाँ पे पीईटी को लेकर जो कार्य वो जारी है, जिससे कि आगामी नई भर्तियों के अंदर जो कार्य वो ट्रेनिंग की तेजी से देखने के लिए मिलेगा। अब तेजी से कितना होगा ये तो पीईटी होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पीईटी के जो आवेदन होते थे जनवरी फरवरी में होने की संभावना थी, ऐसा चेयरमैन ने कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। उसी को लेकर यहाँ पे इंतजार है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी भर्तियों की जानकारियां दी गई जो कि लगभग 70,000 पदों के समथिंग है, लेकिन ऐसे में नई भर्ती अभी तक काफी लंबे समय से कोई यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से नहीं निकली है और जो निकली है उनको अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के विवादित प्रश्नों को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को 67,867 की कोर्ट अपडेट के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार मामले लगे हुए 67,867 को लेकर। ऐसे में एक मामला जो एमआरसी से संबंधित है उसी के अंदर चयन सूची को रद्द की मांग की गई है। कोर्ट के अंदर आज एक सुनवाई होने वाली है, जिसकी अपडेट आप सभी को शाम तक प्रोवाइड करा दी जाएगी 5-6 बजे करीब। जैसे ही यहाँ से कोई अपडेट निकलेगी, जहां पर जस्टिस राजेश सिंह चौहान सर की बेंच के अंदर इस मामले की सुनवाई होनी है, शाम तक जैसी अपडेट निकलती है सबसे पहले दे दी जाएगी। तो ऐसे में कोर्ट के अंदर एमआरसी मतलब 67,867 सूची को लेकर आज एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। पिछली कई सुनवाई में कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कई चीजें देखने के लिए मिली। अब आज क्या होगा इसके बारे में शाम तक इंतजार करिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार उत्तर कुंजी को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर यहाँ पे जानकारी आपके माध्यम से दी गई थी कि 15 तारीख को ऑर्डर आएगा, लेकिन फिर मैंने आप सभी को यह भी बता दिया था कि 15 तारीख को ऑर्डर नहीं आया क्योंकि छुट्टी हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि आगामी समय के अंदर जब भी आप सभी की कॉलेज जारी होगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा इंतजार है उस ऑर्डर के आने का जो कि रिजर्व किया गया था आंशिक मुद्दे को लेकर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को स्टेटस के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 20/5/2020 को याचिका डाली गई थी। तो ऐसे में आप सभी की जो सुनवाई देखने के लिए मिली थी पिछली बार जब मैंने आप सभी को दिखाया था, तो यहाँ पे 15 तारीख मेंशन देखने के लिए मिली थी फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट। अगर हम स्टेटस की बात करें तो स्टेटस के अंदर भी यही लिखा हुआ है फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट। मतलब उनका कहना है कि अब जो याचिका लिस्टेड होगी वो सीधी डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए होगी, जो कि 15 को थी, लेकिन 15 को कोर्ट बंद हो जाने की वजह से आज आप सभी के सामने 18 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले को लिस्टेड नहीं किया गया है। किस दिन लिस्टेड होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिवक्ताओं के माध्यम से भी पूछने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि 1 से 2 दिन के अंदर लिस्टेड हो सकता है। जो भी चीजें होंगी कोर्ट के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि अधिवक्ता इसको लिस्टेड भी नहीं करवा सकते हैं। उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि जब कोर्ट के माध्यम जज के माध्यम से यहाँ पे डायरेक्शन दी जाएगी रजिस्ट्री को और उसके बाद इस याचिका को यहाँ पर लिस्टेड करवाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी तारीख तय नहीं है कब आपका जो ऑर्डर है वो आएगा। हालांकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइनल जजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक ऑर्डर के बारे में कोई तारीख निर्धारित नहीं हो जाती, अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी नहीं मिल जाती, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें। जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डफर्स चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जल्दी उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ से जो चीजें वो देखने के लिए मिलेगी डिलीवरी ऑफ जजमेंट को लेकर। तो ऐसे में अभी तक कोई भी तारीख यहाँ पे तय नहीं हुई है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप सभी के सामने है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जानकारी तो हमारी तरफ से हर एक आप सभी को मिलती रहती है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर कुंजी के अलावा थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों के लिए, बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग को लेकर परेशान है। कल से कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर मंत्री जी के माध्यम से पहले तो चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब ऐसे में विचार किया जाएगा और भी तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं सर कब तक पेशेंस रखें, कितना रखें। ये तो आप सभी बिल्कुल जानते हैं कि पेशेंस बहुत लंबा रखना पड़ता है उत्तर प्रदेश भर्तियों के अंदर, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की एक ही कहीं ना कहीं घड़ी अड़ गई है कि हम यहाँ संशोधन की एक एक केस को पूरा करेंगे। तो तब तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो पूरे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय लग जाएगा, वैसे इतना समय लगेगा नहीं। तो ऐसे में जो छात्र थर्ड काउंसलिंग के लिए परेशान है उनकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं, अगर हम बात करें थर्ड काउंसलिंग को लेकर जिन लोगों के मन में सवाल है कि थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, अभी तक तो बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक की नियमावली के अंदर, उसके अंदर एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है जो कि थर्ड काउंसलिंग को अभी भी जीवित रखता है, जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है। तीसरे पॉइंट के अंदर आपसे पढ़ करके देखिए, चयन समिति उतने ही अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी जितनी रिक्तियां होंगी। तो चयन सूची, यहाँ प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या हो जाता है कि वेटिंग लिस्ट, जिसको लेकर मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि तैयार नहीं की गई है, होगी, इसमें होगी, आप लोग पेशेंस रखेंगे। लेकिन है ना, चौथे नंबर पे आपके सामने लिखा है कि इस नियमावली के अधीन तैयार की गई कोई सूची तब तक विधिमान्य होगी जब तक कोई नई चयन सूची यहाँ पर जारी नहीं हो जाती या फिर तैयार नहीं कर ली जाती है। देखो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और आपकी थर्ड काउंसलिंग के लिए तो बिल्कुल है ना, क्योंकि इसके अंदर पहले में लिखा गया कि भाई जब तक जो नई चयन सूची तैयार की जाएगी, जितनी सीटों की संख्या होगी, सीटों की संख्या कितनी है अभी तक जानकारी नहीं मिली है, शासन प्रशासन ने जानकारी मांगी है, आएगी तो आपको ही पता चल जाएगी। पहली बात, मंत्री जी ने भी कल यही कहा था। दूसरी बात क्या कही उनके तरफ से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि भाई जो इस नियमावली के अनुसार जो पुरानी सूची जारी हुई है, जब तक वो यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो जाती या फिर अगर कोई नई चयन सूची जारी कर दी जाती है तो वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। उसके अंदर जो भी छात्र होंगे वो कुछ भी नहीं बचेंगे, या फिर उनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, या फिर कुछ भी उन पर कोई चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। मतलब जो पुरानी 67 या 867 की चयन सूची होगी वो पूरे तरीके से निष्क्रिय हो जाएगी। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ नए अभ्यर्थियों की जो चयन सूची जारी होगी उसी के अंदर आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, उसी का जो कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में नियमावली के अंदर ही लिखा है, मैंने आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। जो नियमावली आपको बताइए उनको बस मैं आप सभी को अपने शब्दों के अंदर प्रोकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में थर्ड चयन सूची को लेकर जिन अभ्यर्थियों को परेशानी है, जिनको कहने की चीजें देखने के लिए मिल रही है कि सर ऐसा है वैसा है, तो इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यह सत्य है कि नियमावली के अनुसार, अभी तक चीजों के अनुसार थर्ड चयन सूची जारी होगी, अवश्य जारी होगी। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये भी सवाल देखने के लिए मिलता है कि चलो मामला न्यायालय में लेकर के चले जाते हैं, वहां से कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां पे भी सरकार की तरफ से सेम ही जानकारी दी जाएगी कि भाई हमारे पास में जो पुरानी चयन सूची जारी हुई थी अभी उन पर विचार किया जा रहा है, जब तक नहीं हो जाती तब तक इंतजार करिए, उसके बाद में याचिका खारिज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे में सेम जानकारी आप सभी को एक और मामले को लेकर लिखा हुआ है, जहां पे आप सभी देखेंगे अशासकीय महाविद्यालयों के अंदर विज्ञापन संख्या 47 के बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पे जो ज्वाइन न करने वालों की जानकारी मांगी है, भाई कितनों ने ज्वाइन नहीं किया है। अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो प्रतीक्षा सूची यहाँ पे भी जारी की जाएगी, है ना। लगभग सबके अंदर देखने के लिए मिलती है और बेसिक के अंदर भी, क्योंकि बेसिक की नियमावली के अंदर भी प्रतीक्षा सूची को जगह दी गई है, जानकारी भी दी गई है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर परेशान है या फिर अगर बात करें थर्ड काउंसलिंग को लेकर परेशान है, उनको इंतजार करना पड़ेगा। उनकी व्यथा मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं उनको आप लोग समझिए। मंत्री जी के माध्यम से कहा गया है कि सीटों की संख्या स्पष्ट होगी तो आपको बताया जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ छात्रों की आवाज उठाने का जो प्रयास है वो करता हूं, जो कि आप सभी को बता रहा हूं। तो ऐसे में जो छात्र थर्ड काउंसलिंग को लेकर परेशान है, ज्यादा परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए। आप सभी को जो चीजें वो देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इंतजार थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार माहौल देखने के लिए मिल रहा है कि भाई संशोधन के मुद्दे जितने भी हैं, चलो जब तक क्लियर हो जाए तो उसके बाद में इंतजार कर लेंगे, है ना। तो ऐसे में चीजें स्पष्ट हैं आपके सामने, लेकिन जो चीजें शासन की तरफ से बताई जा रही है कि भाई आएगी आएगी, लेकिन कब आएगी उसके बारे में आप सभी यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को समायोजन के साथ ही ग्रीष्म अवकाश समाप्त कर ईएल के लिए दी जाए सुविधा। यहाँ पे जो मांगे वो की गई है। ललितपुर के अगर बात करें उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के माध्यम से पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी साथ में सौंपकर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के लिए शिक्षक पद पर समायोजित करने की जो मांगे वो रखी है। उसके अंदर ज्ञापन सौंपा है, पूरी तरीके से पत्र लिखा है, जिसके अंदर टोटल 20 मांगे भेजी गई है। ज्ञापन में बताया
गया है कि 2008 के बाद से पदोन्नत शिक्षकों की पदोन्नति तिथि अगर हम बात करें 70,140, साथ में 18,150 रुपये वेतन का लाभ दिया जाए। बेसिक शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी लाभ दिया जाए। साथ में अगर बात करें ग्रीष्म अवकाश समाप्त कर इनको जो ईएल की सुविधा देने के लिए टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों निर्देशकों के शिक्षक पद पर समायोजित करने के लिए शिक्षा मित्रों का जो मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह करने के साथ ही दूरस्थ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की दूरस्थ ग्रामीण भत्ता साथ में 5,000 रुपये मासिक देने की जो मांग है वो देखने के लिए मिली है। लगभग 20 सूत्रीय जो मांग है वो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री सर को। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट लगाता है आपसी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।